नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। प्लूटो हिंदी के इस मंच पर आज से हम हिंदी साहित्य की कक्षाएं फिर से आरंभ कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से लगभग हम पूरी तरीके से आराम में थे और आज से क्लासेज शुरू कर रहे हैं। शुरू की लगभग 1 महीने की क्लासेज हम कोशिश करेंगे एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास ली जाए, और अब जो क्लासेज होंगी वो शुरू होगी यूनिट 2 से। जो इकाई 2 है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास दिया हुआ है, वहाँ से शुरू होगी। एक बात ध्यान रखना, आप हिंदी साहित्य के इतिहास की जो कक्षाएं हैं अलग तरीके से चलेगी। इनके समानांतर आपकी जो टेक्स्ट वाली यूनिट्स हैं उनकी कक्षाएं चलेगी जो बचे हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो 2 प्रकार की चीज़ें होने से फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी जो स्टेट के एग्ज़ाम है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया, स्कूल लेक्चरर के या स्कूल कॉलेज व्याख्याता आदि के पेपर हो गए, तो वहाँ वाले पेपर के लिए भी उपयोगी रहेगी क्लासें, और नेट के लिए तो उपयोगी रहेगी। तो ये दोनों प्रकार के विद्यार्थी वो क्लासेस दे सकते हैं यूनिट 2 वाली। और जो टेक्स्ट की है, क्योंकि वो तो स्पेशल नेट में ही लगा हुआ है, तो वो क्लासेस अलग होगी। तो आज से जो क्लासेस होगी वो आपके लिए एक प्रकार से आधारभूत कक्षाएं होंगी। जैसे करवाते हैं ना, जैसे स्टेट पीसीएस के या आईएएस की तैयारी के लिए लोग करवाते हैं फाउंडेशन कोर्स है ना, तो ये फाउंडेशन क्लासेज है। कोशिश करेंगे कि एक दिन छोड़ के एक दिन 1-1.5 घंटे की क्लासेज ली जाए। आज इंट्रोडक्शन होगा केवल क्लासेज का, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास जो आप पूरी देखेंगे तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास की पूरी रूपरेखा आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे पूरी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो क्लासेज शुरू करते हैं। 2 प्रकार की क्लासेज होगी। पूरी बात का जो सार है वो यही है कि 2 प्रकार की क्लासेज होगी। एक होगी यूनिट 2 की क्लासेज जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है, और अन्य कक्षाएं जो होंगी साथ साथ में चलेगी, बीच बीच में लेता रहूंगा। वो हिंदी का जो टेक्स्ट है या 5 से 10 तक यूनिट्स हैं उनको पढ़ाते रहेंगे साथ साथ में। ठीक, तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास की कक्षाएं हैं, उसमें आज से हम बेसिक शुरू कर रहे हैं कि हमें कैसे इस इतिहास, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना है। देखिए, किसी भी साहित्य का जो इतिहास लेखन होता है उसका खुद का भी एक इतिहास होता है, अर्थात उसमें कब कब इतिहास लिखे गए इसके बारे में भी एक जानकारी होती है। इतिहास क्यों लिखा जाता है वो भी एक प्रश्न है। इतिहास बार बार क्यों लिखा जाता है ये भी एक प्रश्न है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि जितने भी इतिहास लिखे गए हैं उनका क्या इतिहास रहा है, और उन इतिहासों में क्या क्या विशेषताएं थी वो भी हम पता करेंगे, तथा प्रत्येक इतिहास से संबंधित लगभग 1-2 घंटे की क्लासेस लेंगे जो मैं ठीक ठाक, जहाँ पर काल विभाजन वगैरह दे रखा है किसी भी साहित्य इतिहासकार ने, तो वो भी हम देखते चलेंगे। तो जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि हिंदी साहित्य का या किसी भी साहित्य का इतिहास क्या कहलाता है। तो इसके संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी साहित्य या किसी भी भाषा के साहित्य में जिन जिन ग्रंथों को लिखा गया है उनका उल्लेख करना साहित्य का इतिहास हो गया। लेकिन ये परिभाषाएं बदलती रहती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या परिभाषा दी थी, उन्होंने कहा था कि जनता की संचित चित्त वृत्तियां होती है। ठीक है, जो चित्त वृत्तियां होती है उसका और उस समय लिखा गया जो साहित्य है उसके साथ में सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। चित्त वृत्तियों के साथ में जो साहित्य लिखा गया, चित्त वृत्तियों को दर्शाने वाला, क्या दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या जिन चित्त वृत्तियों में बदलाव हुआ, क्या साहित्य में भी उस प्रकार का बदलाव हो रहा है। अगर सामंजस्य दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि साहित्य का जो विकास है वो सही तरीके से हुआ है और वो इतिहास सही ढंग से दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर है वो एक, हम कह सकते हैं, दीप स्तंभ है। वो एक बीच की जगह है जहां से इतिहास का जो विकास है वो अलग दिशा में हुआ है, और उससे पहले जो इतिहास लिखा गया वो अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले अगर पूछे किस व्यक्ति ने लिखा, तो गारसदा तासी ने इसके लिए पहली बार प्रयास किए थे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए। किसने किया था? गारसदा तासी ने। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं ये भी हम साथ साथ में देख लेंगे। ये जो आज वाली क्लास है वो आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी कि पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को हमको किस ढंग से पढ़ना है। ठीक, नाम क्या है? गारसदा तासी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचुर। हिंदोई हिंदुस्तानी, याद रह जाएगा आपको, ये नाम है। फ्रेंच भाषा में इतिहास लिखा गया था। ठीक है, और कब लिखा गया था? 1839 और 1800
47। दो जो सन है वो इसके लिए याद रखने की जरूरत होती है आपको। गार्सद दातासी ने क्या लिखा था, इनके इतिहास ग्रंथ की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो एक अलग बात होगी। आज हम इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात उसके इतिहास में कौन कौन से इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उनकी बात कर रहे हैं, और उनकी क्या क्या प्रवृत्तियां थी, उनकी क्या विशेषताएं थी, सिर्फ एक लाइन के अंदर क्या विशेषता थी, इतना ही जानेंगे, ताकि आपको पूरे कौन कौन से इतिहास ग्रंथ पढ़ने चाहिए वो आपको पता चल जाए। मान लीजिए आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी परीक्षा के लिए इंटरव्यू है आपका, तो आपको पता होना चाहिए ना हिंदी साहित्य का इतिहास कब से कब किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, तो पहला ग्रंथ ये हो गया। दूसरा ग्रंथ अगर यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। कब लिखा गया था? 1883 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब में 1833 ईस्वी दे दिया गया, वो गलत है। ठीक है, ये दो ग्रंथ लिखे गए सबसे पहले। फिर तीसरा ग्रंथ आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर। ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, ये कब लिखा गया था? 1889 ईस्वी में। और चौथा जो ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु का। नाम इसका है मिश्र बंधु विनोद। अब ये सारी जानकारी क्या आपके लिए बड़ी आसान है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से ये चीज़ आती होगी। और इनके लिए अगर सन की बात करें तो 1913 और 1934 में इनका चौथा भाग प्रकाशित हुआ था ये ग्रंथ। अब बात क्या है, ये चार ग्रंथ हमने लिख दिए, चारों ग्रंथ आपको पहले से पता भी होगा कब प्रकाशन हुआ, क्या हुआ है, लेकिन हम साथ साथ में क्या करेंगे, इनकी विशेषताएं करेंगे कि इन दो ग्रंथों का जो पहला वाला ग्रुप है इसका क्या महत्व है हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अगर देखें तो क्या महत्व है कि इन दो ग्रंथों के आधार पर अगर बात करें तो ये सामग्री संकलन के लिए ये ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण है। किसके लिए? सामग्री संकलन के लिए ये दो ग्रंथ है वो सामग्री संकलन के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दो ग्रंथ और आते हैं 3 और 4 नंबर पर। जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस ग्रंथ के अंदर इस ग्रंथ की भाषा क्या थी? अंग्रेजी भाषा थी। हिंदी में लिखा गया ग्रंथ कौन सा था? पहला शिव सिंह सरोज था। और शिव सिंह सरोज और गार्सद दत्तासी वाला जो ग्रंथ है एंदो हिंदुस्तानी, उसका क्या महत्व है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कि ये सामग्री संकलन की दृष्टि से आधारभूत सामग्री प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु के इतिहास ग्रंथों की। तो इनकी क्या विशेषताएं? इनके लिए दो प्रकार की विशेषताएं होती। एक तो ये भी क्या करते हैं, सामग्री संकलन की बात करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण है ही सामग्री संकलन में तो, लेकिन एक सबसे बढ़िया जो कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने साथ साथ में, और जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के आगे एक आधारशिला बन गई, वो था काल विभाजन एवं नामकरण। और नामकरण, ये इस ग्रंथ की अगली विशेषताएं थी इन ग्रंथों की। तो दो हो गया, पहली बार क्या हुआ, सामग्री को संकलित किया, फिर सामग्री संकलित करने के साथ साथ में साहित्य इतिहास के कालक्रम, काल वर्गीकरण और नामकरण का भी प्रयास किया गया। लेकिन क्योंकि इनमें भी कमियां थी, इसी वजह से तो और आगे लिखा जाएगा ग्रंथ। जब इनमें कमियां थी तभी तो और कोई व्यक्ति आएगा वो लिखेगा। फिर आते हैं अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका ग्रंथ
1929 ईस्वी और दूसरा संस्करण 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये लिखा गया था, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं मध्य बिंदु। यहां से जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य है वो प्रौढ़ अवस्था में आ गया था, एक वास्तविक अवस्था में आ गया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ को इस प्रकार से लिखा है कि डॉक्टर बच्चन सिंह तो ये कहते हैं कि किसी भी इतिहासकार के लिए नया इतिहास लिखना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से अलग दृष्टि से लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतना ज़्यादा सारगर्भित लिखा हुआ है। इनके इतिहास को मान के इतिहास भी कहा जाता है, अर्थात ये सीधी सीधी बात बता देते हैं। और इन्होंने क्या किया था, इतिहास दृष्टि के रूप में जो हम कहते हैं ना, चित्तवृत्ति और इतिहास लेखन में जो बदलाव आते हैं उनके साथ में, या साहित्य में जो बदलाव आता है उनको सामंजस्य को दर्शाते हुए इतिहास लिखना, ये जो सारी बात लिखी थी, इन्होंने जो सिद्धांत अपनाया था उसका नाम क्या है, विधेयवाद। विधेयवाद और तेन से ये सिद्धांत लिया था। और इस सिद्धांत में क्या क्या बात है, जाति, वातावरण और क्षण को इतिहास की उत्पत्ति का मूल कारण मानते हुए या इसके संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो आचार्य शुक्ल के इतिहास की विशेषता होगी। और इनकी जो विशेषता है, जिस वजह से ये इतिहास ग्रंथ अलग तरीके से समझा जाता है थोड़ा, और इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है, इसका कारण क्या है कि इसने क्या किया, पहली बार हिंदी साहित्य में प्रवृत्तियों को आधार बनाया। ठीक है, इसकी कोई पूछे विशेषता क्या है, तो प्रवृत्तियों के आधार पर। तो क्या आपको कुछ पता चली बात कि क्या है, क्यों लिखे गए के बार बार इतिहास और उनकी क्या विशेषता है। गार सदा तासी और शिव सिंह शंकर का जो ग्रंथ है वो क्या है, सामग्री संकलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है वो सामग्री संकलन और उसके साथ साथ में काल विभाजन का प्रथम बार प्रयास किए जाने के कारण महत्वपूर्ण है। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन का तो प्रयास किया ही है, लेकिन क्योंकि काल विभाजन प्रौढ़ अवस्था में या अच्छे तरीके से किया, ये बात अलग है, लेकिन ये पहले किया जा चुका है। लेकिन आचार्य शुक्ल ने जो अलग दृष्टि अपनाई वो क्या है, प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य का काल निर्धारण या उसका विवेचना करना पूरी तरीके से, ये इसकी विशेषता है। पांचवा जो ग्रंथ है इसकी। उसके बाद में कुछ और ग्रंथ देखते हैं, जैसे छठा ग्रंथ आ गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब आलोचनात्मक इतिहास में इन्होंने क्या किया कि साहित्यिक कृतियां जो है, ठीक है, साहित्यिक मूल्यांकन करते हुए, क्या चीज, साहित्यिक मूल्यांकन करते हुए। अगर आप आचार्य इसका डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या किया, किसी एक रचना को ले लिया, फिर उसका इतना मूल्यांकन करते हैं, उसकी भाषा शैली, छंद, अलग अलग उनका वो देते रहते हैं, बार बार उदाहरण देते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का छंद प्रयोग किया गया, ये छंद प्रयोग किया गया, ये रस प्रयोग किया गया, मतलब पूरी तरीके से कृति का जैसे मूल्यांकन करते हैं ना, जैसे मान लीजिए रामचरितमानस का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है, तुलसी को पढ़ते हुए, तो एक तुलसी को पढ़ने के अंदर इन्होंने 100 पेज खपा दिए हैं। लगभग 70-80 पेज का है, मैंने जो देखा, मुझे एग्जैक्टली पेज याद नहीं है, लेकिन 70-80 पेज खपा दिए हैं। और एक केवल रामचरितमानस का उल्लेख करते हुए रामचरित की मानस की भाषा की एक एक विशेषता को, जहाँ कहीं से शब्द आए वो भी ले लिया, ठीक है, कितने प्रकार के रस है इसके अंदर, विवाह, जो विवाह, अनुभाव, संचारी भाव, 33 के 33 संचारी भाव को लिखते हुए रामचरितमानस में कहाँ कहाँ पर किस भाव की क्या पंक्ति है वो तक उल्लेख करते हैं। वो क्या है, साहित्यिक मूल्यांकन की दृष्टि से। कौन सा, साहित्यिक मूल्यांकन की दृष्टि से इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। और यह कब प्रकाशित हुआ था, 1938 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। ये इस इतिहास ग्रंथ की विशेषता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया था, किसी काल विशेष में कुछ पुस्तकें उठाई और उनकी प्रवृत्तियां क्या है उसके आधार पर नामकरण दिया और अपने इतिहास ग्रंथ का विवेचन कर दिया। लेकिन इन्होंने कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, कि नहीं, साहित्यिक मूल्यांकन की दृष्टि से भी एक इतिहास लिखा जाना चाहिए और उसका नाम रखा आलोचनात्मक इतिहास। छठा ग्रंथ हो गया। सातवां ग्रंथ देखिए, हिंदी साहित्य का, अच्छा पहले नाम, लेखक का नाम लिखते हैं,
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इतिहास ग्रंथ का नाम आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का अतीत। और ऐसा लगता है कि इन्होंने इस ग्रंथ में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जिसके लिए इनको याद किया जाना चाहिए, जो मेरा पर्सनल व्यू है। क्योंकि इनको देखिए, इनको लगा कि कुछ चीजें हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छोड़ दिए, उन्होंने सही ढंग से नहीं बताया, तो मुझे वो चीजें बता देनी चाहिए। जैसे कि वो मीरा के बारे में बताने लगते हैं तो 15 पेज मीरा के बारे में खपा देते हैं, ठीक है। केशव के बारे में बताने लगते हैं तो कम से कम 80 पेज केशव के ऊपर लगा देते हैं, केशव का उल्लेख करते जाते हैं, ठीक है। तो इनके जो इतिहास ग्रंथ है उसमें जो निष्कर्ष हैं वो वही है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में है, ठीक है। बस ये करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहां कहीं भी थोड़ा सा कम उल्लेख करते हैं, उस उल्लेख को फिर से ढंग से करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इन्होंने नाम दिया, जैसे वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, इन्होंने कहा वीर गाथा काल नहीं कहेंगे, इसको वीर काल कहेंगे, ठीक है। और इस ग्रंथ का विशेष महत्व इसलिए है, थोड़ा सा अगर महत्व है तो वो है जो श्रृंगार काल है, या फिर जिसको हम रीतिकाल कहते हैं, रीतिकाल के बारे में जो विवेचन और रीतिकाल के वर्गीकरण की दृष्टि से ये इतिहास ग्रंथ थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने जो नामकरण दिया था, जो वर्गीकरण किया था रीतिकाल का, वही मान्य है। क्या विशेषता है? रीतिकाल के वर्गीकरण के कारण इस इतिहास ग्रंथ को हम याद रखते हैं। 7 ग्रंथ हो गए। अच्छा, ये कब प्रकाशित हुआ था? 58-59 में। 8वां ग्रंथ है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। नाम आप सब जानते होंगे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कब प्रकाशित हुआ? 1965 ईस्वी में, ठीक है। अब हुआ क्या, इन लोगों ने इतने इतिहास ग्रंथ लिख दिए, और अच्छा एक चीज बीच में छूट गई है, वो फिर बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा सीक्वेंस में लिखना था, यहाँ 7 नंबर में लिखता नाम लिखना था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वो भूल गए हम, तो वो आगे लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 8 नंबर और 9 नंबर कर लेना। 7 नंबर में हम HPD को लिखेंगे, उनके बारे में उन्होंने क्या किया था ये भी जानेंगे। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने ये लिखा कि क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब इतिहास लिखा था तब बहुत सारे ग्रंथों का पता भी नहीं चला था, जैसे कि ये हमीर रासो वगैरह ग्रंथ है, जितने भी खुमान रासो, ये कब के हैं, उनकी भाषा कब की, इसके बारे में कोई विशेष रिसर्च नहीं हुआ था। इस वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आदिकाल संबंधी तथ्य या भक्तिकाल संबंधी जो भी तथ्य है, उनका जो नामकरण है वो प्रासंगिक नहीं है, उनमें बहुत सारी कमियां रह गई है। इस वजह से एक नया इतिहास ग्रंथ लिखने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ दृष्टि भी अलग होनी चाहिए। तो अपनी इस दृष्टि के अंदर इन्होंने 5 तत्वों को सम्मिलित किया कि इतिहास अगर लिखता है कोई भी, तो 5 संदर्भों को इस्तेमाल करते हुए इतिहास लिखा जाना चाहिए। और जो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास है, उनमें जो काल वर्गीकरण या हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन जो एक टॉपिक है, चैप्टर है, वो इन्होंने लिखा है। और उस इतिहास दर्शन में इन्होंने कहा कि 5 प्रकार के तत्वों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। वो 5 प्रकार के तत्व कौन से, आगे देख लेते हैं। वैज्ञानिक इतिहास में 5 तत्व इन्होंने सम्मिलित किए थे। पहला था प्राकृतिक सृजनात्मक शक्ति। ये 5 तत्व है, कौन कौन से? प्राकृतिक सृजनात्मक शक्ति, वातावरण, परंपरा, द्वंद्व और संतुलन। उन्होंने कहा कोई भी इतिहास जो होता है वो इन आधार पर आगे बढ़ता है,
ठीक है, उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ का एक वैज्ञानिक इतिहास लिखा जा सकता है, एक उद्विकास की एक धारणा होती है। इन्होंने क्या कहा कि जो विज्ञान के अंदर जो सिद्धांत थे, उद्विकास के सिद्धांत हो गए, डार्विन के, स्पेंगलर के, स्पेंसर के, मार्क्सवाद आदि को संदर्भ लेते हुए, इन सब को लेते हुए एक अपना एक सर्वसामान्य सिद्धांत बनाया और कहा कि अब तक साहित्य के इतिहास के लेखन के लिए इस प्रकार का कोई सिद्धांत उपयोग में नहीं लाया गया जिनमें इन तत्वों को सबको सम्मिलित किया जा सके। और इन सभी तत्वों से, ठीक है, उन्होंने कहा ये सारे जो सिद्धांत थे वो मैं ले रहा हूं क्या, पश्चिम के जो भी सिद्धांत थे वैज्ञानिक सिद्धांत, उनसे ले रहा हूं। विज्ञान में जो उद्विकास का सिद्धांत है, किस प्रकार से किसी चीज का विकास होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि किस प्रकार से जीवों का विकास हुआ, मनुष्य पहले क्या था, बंदर था, बंदर से उसका उद्विकास कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि उद्विकास कैसे होता है, उस धारणा को लेते हुए अलग अलग विषय से, फिजिक्स से, रसायन विज्ञान से, ठीक है, जीव विज्ञान से, अर्थशास्त्र से, मार्क्सवाद से, सब चीज़ों से इन्होंने क्या एक वैज्ञानिक सिद्धांत ग्रहण किए और फिर एक कॉमन सिद्धांत बनाया, उसमें ये 5 तत्व निर्धारित किए और कहा कि अब तक विश्व साहित्य इतिहास लेखन में इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया गया जो मैंने प्रयास किया है, और विश्व साहित्य इतिहास को भी ये प्रयास अपनाना चाहिए। लेकिन जब इनका पूरा इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने चीज़ों को अलग अलग तरीके से बहुत लंबा खींचा है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और वो एक दृष्टि होती है, क्योंकि इतिहास साहित्य एक अलग चीज़ है, उसमें भावना होती है, तथ्यात्मकता इतनी नहीं होती, उसमें भावों का समावेश किया जाना जरूरी होता है। तथ्य चलते हैं लेकिन तथ्यों की जो व्याख्या होती है वो महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, केवल तथ्यात्मक होने से तो वो इतिहास हो जाएगा, है ना। और इतना साहित्य का इतिहास जो होता है उसमें क्या होता है, साहित्यिकता रहनी अनिवार्य है। साहित्यिकता एक अनिवार्य गुण है। ये जो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी है वो यही कहते हैं कि अगर साहित्य को, इतिहास को लिखते हैं, केवल हम इतिहास की बात करें, जो इतिहास में हुआ था वही प्रदर्शित कर देंगे, तो उसमें साहित्यिकता क्या रहेगी। साहित्य के इतिहास में अगर साहित्यिकता नहीं है तो वो इतिहास नहीं कहा जा सकता। और इनके साथ में यही कमी है कि वैज्ञानिकता तो है, तथ्यात्मकता तो है, बहुत सारी जो तथ्यात्मक बातें करते हैं ये, ठीक है, और नए नए कॉन्सेप्ट भी देते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से देते हैं। लेकिन फिर भी कमी कहाँ रह जाती है, साहित्यिकता में कमी रह जाती है, तथ्यात्मकता तो ठीक है। पीछे हमने छोड़ दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसमें क्या हुआ है कि पहला जो ग्रंथ लिखा गया है, कोई भी महत्वपूर्ण ग्रंथ, उसके बाद में अगला ग्रंथ लिखा जाता है, क्योंकि उसे कोई ना कोई कमी उस इतिहास ग्रंथ में महसूस होती है। और इसी वजह से लगातार एक के बाद इतिहास ग्रंथ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में बहुत सारी कमियां दिखी, और उन कमियों को निवारण करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक नए इतिहास ग्रंथ लिखे, एक नहीं लिखे, 3 पुस्तकें लिखी। और उन तीनों पुस्तकों में अलग अलग इतिहास के जो बिंदु है उनके ऊपर वार्तालाप किया गया, बात की गई और बताया गया कि आप कहाँ पर गलत हैं और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इन्होंने जिस सिद्धांत को महत्व दिया वो क्या है, परंपरा और सांस्कृतिक सांस्कृतिक उपाख्यानों को स्थान देना। इनके जो इतिहास ग्रंथ है उसमें जो विशेषताएं भी पूछे क्या है, तो वो एक तो एक परंपरा के तत्वों को इन्होंने महत्व दिया, दूसरा दिया सांस्कृतिक उपाख्यानों को स्थान दिया, अर्थात संस्कृति का किसी भी जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसका भारत की संस्कृति के साथ में क्या जुड़ाव रहा है, ठीक है, जो संस्कार सांस्कृतिक आख्यान है उससे उनका क्या संदर्भ रहा है, ये भी इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में दिखाने का प्रयास किया। और इनके जो इतिहास ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं, 3 इतिहास ग्रंथ है इनका। सबसे पहला एक तो है था हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, 1940 ईस्वी में। दूसरा है इनका हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। तीसरा जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल।
आदिकाल। विशेषता क्या है? परंपरा के तत्वों को महत्व दिया, स्थान दिया, साहित्यिक इतिहास की व्याख्या में किस प्रकार से उसका विकास हुआ, उसमें परंपरा और संस्कृति का क्या योगदान रहा है और किस प्रकार की निरंतरता रही है, उन सारी बातों को इन्होंने महत्व दिया है, को स्थान देना। ठीक है, पीछे कितने ग्रंथ हो गए टोटल अपने? अब तक 9 हो चुके हैं। फिर बात करते हैं 10वें ग्रंथ की। 10 नंबर। हम यहाँ पर उन्हीं ग्रंथों की बात कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि से, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जिन ग्रंथों के बारे में बार बार पूछा जाता है, उन ग्रंथों को देखेंगे। ऐसे ग्रंथ भी है जैसे जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, उन्होंने भी इतिहास ग्रंथ लिख दिया, हिंदी साहित्य लिख दिया, हिंदी भाषा एवं साहित्य लिख दिया, लेकिन उनका इतना ज़्यादा महत्व नहीं है क्योंकि वो इतने ज़्यादा परीक्षा में पूछे नहीं जाते। जहाँ से वहाँ उन पुस्तकों से जो जो प्रश्न बनेंगे वो भी हम बाद में देख लेंगे जब हम इसको और आगे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे इस टॉपिक को। 10 नंबर पर हम जो जिस ग्रंथ की बात करते हैं वो है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। कब प्रकाशित हुआ? 1986 ईस्वी। लेखक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब इन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ठीक है, इन्होंने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो चित्तवृत्तियों की बात की गई है, उन चित्तवृत्तियों का जो संश्लेषणात्मक रूप है वही क्या है? संवेदना। क्या है? चित्तवृत्तियों का संश्लेषण रूप, यही संवेदना है। और उन्होंने कहा कि साहित्य का जो विकास हम दिखाते हैं वो केवल साहित्य का विकास नहीं होता, साहित्य के साथ साथ में संवेदना का विकास भी होता है, तभी तो वो साहित्य में प्रतिबिंबित होती है। अगर संवेदना में कोई बदलाव नहीं है तो साहित्य में क्या बदलाव होगा? तो साहित्य और संवेदना दोनों को हमें दिखाना होगा एक साथ में। इससे क्या होगा? साहित्य के जो विकास की रूपरेखा है वो स्पष्ट उभर कर आएगी। और इन्होंने क्या किया? इनके इतिहास ग्रंथ की विशेषता क्या है? संवेदना की तो बात करते ही हैं, इन्होंने शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों को मिश्रित किया, अर्थात विधेयवाद के सिद्धांत को भी अपनाया और साथ साथ में जो परंपरा के तत्व हैं, निरंतरता है जो हिंदी संस्कृति के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर, उनके तत्वों को भी समेटते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। बहुत ही संक्षिप्त सा इतिहास ग्रंथ है, छोटा सा इतिहास ग्रंथ है और लिखा बड़ा अच्छा ग्रंथ है और पढ़ने की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इस ग्रंथ के अंदर एक दो लाइनें हैं जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको, जो इन्होंने लिखा था। ये क्या करते हैं? जो पेज है पहला, उसमें लिखते हैं समर्पण में, आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। फिर ये अगली बात लिखते हैं अपनी दृष्टि से इस बात को, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ठीक है, न्यायोचित दिखा सकना, ये बात कहते हैं। और फिर अपने इतिहास ग्रंथ को समर्पित करते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। 10वां ग्रंथ हो गया। 11वां जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इस ग्रंथ के समर्पण में भी डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों को, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को छोड़कर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है, न उसको पकड़कर इतिहास ग्रंथ लिखा जा सकता है। इसके लिए एक नई दृष्टि की जरूरत होगी। तथ्य वही रहेंगे, तथ्यों में बदलाव समय के साथ में होता है लेकिन इतने नहीं बदलते, दृष्टि बदलती है और दृष्टि बदलने से ही दूसरा इतिहास लिखा जा सकता है। कितने ग्रंथ हो गए? 11 ग्रंथ हो गए। हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से ये 11 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है।
और इन 11 ग्रंथों में 11 क्या 11 तो लेखक हो गए, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अगर 3 ग्रंथों की बात कर लें तो 13 ग्रंथ हो जाते हैं टोटल। ठीक है, लेकिन 13 ग्रंथ तक सीमित नहीं है। और ये ग्रंथ क्यों लिखे गए अब हम देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जो कल क्लास लेंगे उसमें हम बताएंगे फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले इन सब चीज़ों को वापस एक बार छोटे छोटे मोटा मोटा रिकेप कर लेते हैं। तो अब देखिए, गार्स दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने जो ग्रंथ लिखा था उसमें सामग्री संकलन तो था, लेकिन साहित्य इतिहास का विभाजन नहीं था, काल वर्गीकरण नहीं था, नामकरण नहीं था, कुछ भी नहीं थी। इस दृष्टि से फिर कुछ लोगों ने और समझा कि थोड़ा इसका विभाजन करते हैं, थोड़ा ढंग से प्रस्तुत करते हैं, सामग्री और खंगालते हैं, क्या पता कुछ ढंग की चीजें मिल जाए। तो इस दृष्टि से फिर 2 ग्रंथ और हमारे सामने आते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु के ग्रंथ आते हैं, मिश्र बंधु विनोद और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये सारी जो बात हमने अब तक की है तो उसको एक बार थोड़ा वापस समेट लेते हैं, आपको याद हो जाएगी। और ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास की जो नींव है उसको समझ सके, किस प्रकार से उसके इतिहास का विकास होता है। फिर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैंने किन किन ग्रंथों का अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखन में उपयोग किया है। ठीक है, वो गार्सा दत्तासी और जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने जो भी ग्रंथ, क्योंकि गार्सा दत्तासी अपने आप रहेंगे वहां पर, जॉर्ज ग्रियर्सन भी क्या करते हैं, गार्सा दत्तासी की जो सामग्री उसका उपयोग करते हैं, मिश्र बंधु भी उपयोग करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इन दोनों की सामग्री का उपयोग करते हैं, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु की सामग्री का, और अन्य पुस्तकों का भी उल्लेख वहां पर मिलता है, कविता कौमुदी वगैरह सारी चीजें वहां पर मिलती है। ठीक है, 3 दृष्टियां यहाँ पर, 3 तत्व है विधायवाद के, जाति, वातावरण और क्षण, इसको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। लेकिन इनके साहित्य इतिहास में बहुत सारी कमियां रह गई थी। क्या रह गई थी? बहुत सारी कमियां रह गई थी, और इन कमियों को सुधारने के लिए वास्तव में तो साहित्य इतिहास शोध ग्रंथ लिखे जाने चाहिए थे। लेकिन क्या होता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके पास में क्या ऐसे मौलिक दृष्टि नहीं होती, लेकिन उनको 4-5 चीजें मिल जाती है और लगता है कि मैंने कुछ अलग से पा लिया है, ढूंढ लिया है, यूरेका वाली उसको फीलिंग आती है और लिखता है कि मैं अलग से इतिहास लिख सकता हूँ, और उसी प्रयास में नए इतिहास ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो आचार्य जी रामचंद्र शुक्ल ने दो तीन के 10-12 कमियां छोड़ दी थी, और उन्हीं 10-12 कमियों को आधार बनाते हुए नए इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे। जैसे कि अगर इनके इतिहास की बात करें, सबसे पहला जो आदिकाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो उसके नामकरण की इन्होंने रखा वीरगाथा काल। ठीक है, तो इसी पर सबसे पहला आक्षेप है कि इसको वीरगाथा काल कैसे कह सकते हैं, इसमें तो इस समय तो कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं है। जितने भी ग्रंथ थे उस समय के मिले हुए, उन सब में आचार्य शुक्ल खुद कहते हैं कि ये तो संदिग्ध है, तो फिर इसका आदिकाल नाम वीरगाथा काल कैसे नाम रखा जा सकता है। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए सबसे पहले जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने इसका नाम रखा आदिकाल, और कहा कि क्योंकि इस समय हिंदी जो साहित्य है उसकी किसी भी प्रवृत्ति का आदिम स्वरूप हमें देखने को मिलता है, इस वजह से इसको आदिकाल कहना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आदिकाल कहा, और इसी आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक रखी। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, इन पुस्तकों में उन्होंने क्या किया, आचार्य शुक्ल के 2-3 जो और दृष्टिकोण थे या उनकी जो और धारणाएं थी उनको चुनौती दी। पहली चुनौती कौन सी थी कि जो कबीर है उसकी उत्पत्ति को उन्होंने क्या कहा, थोड़ा या भक्ति काल की उत्पत्ति को उन्होंने विदेशी बताया। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा नहीं, भक्ति काल पूरी तरीके से भारतीय उत्पत्ति है। लगातार समय के साथ में भक्ति काल के जो मेघ है वो एकत्रित हो रहे थे, और जो इस्लाम है अगर वो नहीं आता तो भी भक्ति काल तो बाहर आना ही आना था, ये बात कहते हैं। दूसरी बात अर्थात खंडन करते हैं, और फिर पीछे दिखाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वातावरण, जाति और क्षण के फेर में परंपरा को भुला दिया, और परंपरा के जो तत्व है उनको भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण देन है, और उनके जो तर्क हैं शुक्ल के, उनको काटने का पहला मेच्योर या परिपक्व प्रयास कहा जा सकता है। और ये बात डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी लिखी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तर्कों को जो काटने वाला या ठोस प्रमाणों के आधार पर काटने वाला जो पहला व्यक्ति है वो आचार्य हजारी प्रसाद ही हुआ है। क्लियर होगी बात आपको? इस वजह से हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ का महत्व है। फिर बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस ग्रंथ का यही महत्व है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कृत्यों का इतना मूल्यांकन नहीं किया, हालांकि वो सही थे अपनी जगह, क्योंकि कृत्यों का मूल्यांकन करना तो एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी जा सकती है। ये आचार्य शुक्ल खुद कहते हैं कि अगर कृत्यों का ही मूल्यांकन करना होगा तो एक स्वतंत्र पुस्तक लिखूंगा, उसमें करूंगा, ना कि साहित्य इतिहास के अंदर। साहित्य इतिहास में केवल ये दिखाया जा सकता है कि उस काल के अनुरूप उस समय जो रचनाएं हुई उनकी क्या प्रवृत्तियां रही थी और वहाँ की भाषा वगैरह क्या है, थोड़ा थोड़ा उसका विवेचन किया जा सकता है।
तो इस वजह से कोई इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि जो आरपीएससी है वो आलोचनात्मक इतिहास जो पुस्तक है वहाँ से काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रश्न लेती है। फिर बात करते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो विभाजन किया था उसमें बहुत ही एक फौरी विभाजन किया था, बिल्कुल भी ऐसे ऊपर ऊपरी विभाजन कर दिया कि रीति ग्रंथकार और अन्य रीतिकाल के अन्य कवि, ये तो कोई विभाजन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इनको लगा कि मैं कुछ अलग लिख सकता हूँ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को, और उन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत लिख दिया। और इस पूरे अतीत के अंदर दो बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी, बहुत ही कम वर्णन किया कवियों का, यहाँ तक कि मीरा को भी इन्होंने जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है या वीर काल है उसके अंदर सम्मिलित कर लिया। और मीरा की साधना के बारे में बात करते करते 10 पेज लिख देते हैं वो, कि मीरा की साधना की जो प्रवृत्ति वो कैसी थी, ठीक है, उसकी प्रकृति क्या थी इसके बारे में। जबकि हिंदी साहित्य इतिहास का ये काम नहीं है, उसके लिए एक शोध ग्रंथ लिखा जा सकता है, मीरा की जो साधना है उसकी क्या प्रकृति थी उसके लिए अलग से शोध ग्रंथ लिखा जा सकता है। तो ये इसकी सीमा थी। रीतिकाल के वर्गीकरण की दृष्टि से ये साहित्य इतिहास ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की यहाँ पर जो कमी है उसको पूर्ण करने का प्रयास करता है। फिर बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की, ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। क्योंकि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने 1965 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और तब तक बहुत सारे शोध हो चुके थे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सारी जो धारणाएं थी वो निर्मूल साबित हो चुकी थी, तथ्यात्मक जो सीमाएं हैं उनकी उसके आधार पर। कैसे कि जैसे आदिकाल की जितनी भी सामग्री थी वो संदिग्ध हो चुकी थी और उनके बारे में कब उत्पत्ति हुई उनकी और उनकी भाषा का स्वरूप क्या उसके बारे में ये लगभग हो गया कि ये लगभग 15वीं शताब्दी के बाद की रचनाएं हैं। तो इन्होंने कहा कि आदिकाल की शुरुआत कहाँ से की जाए। सबसे पहली बात तो जो राजा भोज की बात करते हैं आचार्य शुक्ल, उसको हटाकर इन्होंने कह दिया 1184 ईस्वी से शालिभद्र सूरी से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत माननी चाहिए, ये बात कही। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि इन्होंने कहा कि आचार्य शुक्ल ये मानते हैं कि अगर किसी काल विभाजन करते हैं तो कोई एक धारा शुरू हुई, एक प्रवृत्ति शुरू हुई हिंदी साहित्य की और वो प्रवृत्ति समाप्त होगी और दूसरी शुरू होगी, ऐसा नहीं होता। एक प्रवृत्ति चलती है तो वो लगातार चलती ही रहती है, ठीक है। तो इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते इस काल का ये विभाजन स्पष्ट नहीं किया जा सकता। परंपराओं का विभाजन किया जा सकता है कि इस काल विशेष के अंदर या हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर शुरू से लेकर अंत तक कौन सी परंपरा चली और किस काल में कौन सी परंपरा प्रभावी थी, ठीक है, ये बात कहते हैं। दूसरा देखिए आप, आचार्य शुक्ल ने जब प्रेमाश्रय काव्य धारा की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये प्रेमाश्रय काव्य धारा है वो बाहर की है, सूफी देन है, ये जो फारसी मसनवियाँ हैं उनको फॉलो करती है, उनका अनुकरण करने के आधार पर ये लिखी गई है। तो ये जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है उस मत का उल्लंघन क्या करते हैं, उस मत को काटते हैं और कहते हैं कि ये मत आपका सही नहीं है और दिखाने का प्रयास करते हैं जो भी रिसर्च हुए उनके माध्यम से, जैसे विजय देव नारायण शाही की जो रिसर्च है उनके आधार पर कि ये जो इनकी उत्पत्ति है प्रेमाश्रय काव्य धारा की ग्रंथों की, उसमें हिंदू कवि पहले थे, उसके बाद में मुस्लिम कवि आए। तो विदेशी उत्पत्ति मानना बिल्कुल क्या है, निर्मूल है, बिल्कुल गलत धारणा है आपकी, ये बात कहते हैं इसके अंदर, ठीक है। गणपति चंद्र गुप्त हो गए, ये इनके जो 5 तत्व है उनकी बात हम कर ही चुके हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ठीक है। और इस ग्रंथ के अंदर क्या हुआ, क्योंकि अब तक की जो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टियां थी वो दो थी, शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उन दोनों को समाहित करते हुए साहित्यिक रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास को साहित्यिक इतिहास बताते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर रामस्वरूप, सॉरी मैं बहुत गलत बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ये इतिहास ग्रंथ लिखते हैं, ठीक है। चित्तवृत्तियों का संश्लेषण को यह क्या कहते हैं, संवेदना का विकास यह कहते हैं। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं। और ये लगता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने दूसरी दृष्टि देने के चक्कर में आचार्य शुक्ल के जो तथ्य हैं वो बहुत सारे प्रस्तुत तो किया ही है वापस है, लेकिन फिर भी ये उनसे पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो सकते, हो भी नहीं सकते कोई भी व्यक्ति, चाहे डॉक्टर बच्चन सिंह हो, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी हो, कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से अलग इतिहास लिखने के लिए बहुत मेहनत और बहुत अध्ययन करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारी बातें, एक दो इतिहास और भी है जो ग्रंथ छूट के, जैसे कि हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन ने लिखा था हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में, उस पुस्तक में भी तो यही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्ध कवियों को, सिद्धनाथ कवियों को इतना महत्व नहीं देते अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ के अंदर, कहते हैं कि सांप्रदायिक है और जीवन की स्वाभाविक सरणियों से इसका संबंध नहीं है कोई भी। इस वजह से वो इस साहित्य को, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उससे बाहर कर देते हैं। लेकिन जो राहुल सांकृत्यायन है वो यही कहते हैं कि नहीं, जो हिंदी साहित्य धारा के जो प्रथम सृष्टा है यही बौद्ध और सिद्ध, जो सिद्धनाथ साहित्यकार हैं या संत हैं वही थे,
ठीक है, इस वजह से इनको अलग नहीं किया जा सकता और हिंदी साहित्य के इतिहास में उनको स्थान देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी तो यही करते हैं कि बौद्ध, सिद्ध और नाथ को भी अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में स्थान देते हैं और बताते हैं कि हिंदी काव्य धारा के प्रथम जो प्रवर्तक है वो यही कहे जा सकते हैं। अब अंतिम ग्रंथ आता है, उसका है, हम शीर्षक देख सकते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास ही नाम है और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। इसमें लगभग 20 से अधिक लेखकों ने अपना योगदान दिया है और प्रयास किया गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को एक प्रामाणिक इतिहास के रूप में कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो अलग अलग लेखकों से इन्होंने अलग अलग पाठ लिखवाए और बताने का प्रयास किया कि ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसको आप संदर्भ ग्रंथ के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। लगभग 750 से अधिक पेज की पुस्तक है और पूरा इन्होंने साहित्य का इतिहास लिखा गया है। लेकिन इस साहित्य इतिहास ग्रंथ की सबसे जो बड़ी कमी है वो यही है कि अलग अलग लेखक लिखने के कारण जो विचारधारात्मक समन्वय होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन अगर पढ़ते हैं, वो लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने और वो कहते हैं 5 तत्व होने चाहिए, लेकिन पूरे इतिहास ग्रंथ में रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि को महत्व देते हुए लिखा गया है, जबकि वहाँ 3 तत्व है, वो भी अलग तत्व हैं। ठीक है, तो ये जो विचारधारात्मक समन्वय है उसका अभाव दिखाई देता है यहाँ पर। अलग अलग लेखक के लिखने के कारण उसमें तथ्यों का भी थोड़ा बहुत अंतराल आ जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र का जो इतिहास है वो आज के समय में हमारे लिए सबसे प्रामाणिक इतिहास माना जाता है। संदर्भ ग्रंथ के रूप में इसको सम्मिलित किया जाता है। जितनी भी जो भी बोर्ड्स हैं जो पेपर लेते हैं या आयोग हैं वो सब क्या करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसको एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में प्रयोग में लेते हैं। आप चुनौती भी दे सकते हैं, अगर उस पुस्तक से अलग कोई तथ्य आता है तो लगभग वो स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो इतिहास है वो इस प्रकार का है। 11 जो ग्रंथ है, 12 ग्रंथ टोटल, वो आपको ध्यान में रखने हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, जिस वजह से एक के बाद में एक ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो अगली क्लास होगी 1 दिन या 2 दिन बाद में छोड़कर, अब हम कोशिश करेंगे कि रोजाना का क्लास ले लें, लेकिन फिर भी 1 दिन छोड़ के 1 दिन क्लास तो अगले 1 महीने तक मैं ले ही लूँगा। अगली क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे कि ये जितने भी 12 इतिहास ग्रंथ है उनके अंदर जो सामग्री दी गई है उसके बारे में मोटा मोटा विवरण देते चले। ठीक है, तो ये जो सारी क्लासेज अगली 8-10 क्लासेज, क्योंकि एक दिन में एक ही पुस्तक में क्या लिखा हुआ वो पढ़ा पाऊंगा, उसमें क्या काल विभाजन दिया गया है, क्या नामकरण दिया गया है, क्या विशेषताएं दी गई, किन किन कवियों को शामिल किया गया है, पहला कवि कौन सा माना गया है, अंतिम कवि तो कैसे मान सकते हैं, पहला ग्रंथ कौन सा माना गया है, ये सारी बात उसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो 12 क्लासेज तो ये लगभग हो जाएगी अपनी, और 12 क्लासेज से भी आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसकी पूरी रूपरेखा आपको स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।